History, Chapter 1, The French Revolution. Dear children, let us first of all get the introduction of the French Revolution. ये जो रिवॉल्यूशन है फ्रांस का, ये 14 जुलाई 1789 में स्टार्ट हुआ और ख़ास करके तब जब फोर्ट्रेस प्रिजन द बस्टाइल को लोगों ने धराशायी कर दिया, गिरा डाला। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन बस्टाइल था, वहाँ पर बहुत सारे एमिनेशंस, युद्ध की सामग्रियाँ एकत्रित की गई थी। द बस्टाइल बेसिकली इज़ ए फोर्ट्रेस प्रिजन विच वॉज हेटेड बाई एवरीबडी. You know why? Because it stood for despotic power of king. निरंकुश शासन, राजा की निरंकुशता के विरुद्ध लोगों में बहुत सारी असंतुष्टियाँ थी. The fortress was demolished, or the beginning of chain of events started by middle class especially. आप इसे देखेंगे कि लोअर क्लास के लोग भी इसमें शामिल हुए थे और अंततः जो किंग ऑफ फ्रांस थे उसको एक्सिक्यूट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और इसके विरुद्ध, मोनार्की के विरुद्ध एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और इस रिवॉल्यूशन को ही हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. दिस रिवॉल्यूशन स्पेशली पुट अप द आइडियाज़ ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. बच्चों, आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना है कि ये रिवॉल्यूशन ने 3 बड़े विचार सामने लाए. पहला लिबर्टी, सेकेंड फ्रैटर्निटी और थर्ड इक्वालिटी. लेकिन अब हमें यह जानना है कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे कारण क्या थे. तो कारण को अगर हम समीक्षा में लेते हैं तो हमें बहुत सारे कारण नज़र आते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट वेर द सोशल कॉजेज़, बिकॉज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. और फर्स्ट स्टेट को हम क्लर्जी कहते थे, सेकेंड स्टेट को नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के अंदर big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc., peasants and artisans, small peasants, landless laborers and servants आया करते थे. अब बात ऐसी थी कि the member of the first 2 states, जिसको हम क्लर्जी और नोबिलिटी के नाम से जानते हैं, they enjoy certain privileges by birth. They are exempted from paying taxes to the states. Nobles तो यहाँ तक कि feudal privileges को भी enjoy किया करते थे. जो फ्यूडल ड्यूज थे, जो वो पेजेंट से एक्सट्रैक्ट किया करते थे, उन पैसों का वो इस्तेमाल किया करते थे. सेकेंड रीज़न था द चर्च एक्सट्रैक्ट्स इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथेस फ्रॉम पेजेंट्स. और ये जो एक डायरेक्ट टैक्स था टाइले और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो सभी के ऊपर लेवी किए जाते थे. उसमें कंजम्पशन आर्टिकल्स हुआ करते थे जैसे कि सॉल्ट और टोबैको. तो ये 2 मुख्य कारण थे सोशल, जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सूत्रपात हुई. अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वेयर द इकोनॉमिक सिचुएशंस ड्यूरिंग दैट पीरियड. बेसिकली द स्ट्रगल टू सर्वाइव की स्थिति बन पड़ी थी. जो पॉपुलेशन फ्रांस का था वह 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी 1989 में. और इसकी वजह से भाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स भी बढ़ गया. दूसरा कारण यह था कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स विथ फिक्स्ड वेजेस, बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विथ राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स. जब ये फूड ग्रेन्स की कीमत बढ़ती थी तो वेज को बढ़ाना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा था. तो ज़्यादातर वर्कर जो लेबरर के तौर पर वर्कशॉप्स में काम किए जा रहे थे, उन्हें वेजेस नहीं मिल पा रहा था. सो फाइनली द थर्ड economic cause was that this led to subsistence crisis. Extreme scarcity हो गई basic means of livelihood की in France. और इसकी वजह से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन का स्टार्ट होना बहुत ही स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया थी. अब हम थर्ड कॉज को समझने की कोशिश करेंगे जो पॉलिटिकल है. इस पॉलिटिकल कॉज के अंदर हम देखते हैं इन 1774 लुई 16 became the king of France और he had to face empty treasure, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये युद्ध होता चला which has drained the financial resources और सोसाइटी के अंदर बहुत सारी असंतुष्टि भी पैदा हो चुकी थी उस समय तक. So Louis 16 helped 13 American colonies to gain their independence from the common enemy which was Great Britain.
This war added more than 3 billion livres for which the money lenders began to charge 10% interest on loans. अब ये बहुत बड़ा मुद्दा था। 1774 से लेकर 1779 के बीच जो क्राइसिस थी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पॉलिटिकल सिनेरियो पर भी पड़ा। तो इस एक्सपेंस को मीट करने के लिए सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट और द रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर यूनिवर्सिटीज़, स्टेट मजबूरन उनको टैक्स को इंक्रीज़ करना पड़ा, जिसे देने के लिए फ्रांस की जनता तैयार नहीं थी। अब नेक्स्ट कॉज को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें मिडिल क्लास का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सूत्रपात के लिए। इसके कई आधार थे। पहला कि 18th सेंचुरी विटनेस्ड द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, और जिनके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स थे टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, क्योंकि वो चाहता था कि वो सोसाइटी और इकोनॉमिक ऑर्डर में एक परिवर्तन आए, एक चेंज आए। एंड दिस क्लास बीइंग एजुकेटेड ऑल्सो बिलीव्ड दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, अर्थात पहला और दूसरा जो सोशल स्टेटस था उसके विरुद्ध मिडिल क्लास की आवाज़ मजबूत होनी शुरू हो गई। सेकेंड, दे अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड। अब जैसे वो मैन्युफैक्चर किया करते थे लाइक वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को, और एज ए प्रोफेशनल्स, लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के तौर पर वो जो अर्निंग किया करते थे वो उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत रखता था। सो दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड फाइनली दे ऑल स्प्रेड द सेम थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जॉन लॉक ने अपने इन हिज 2 ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट वो sought to refute the doctrine of the divine, और बोलने लगा वह कि एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क जो है इसे हमें विश्वास करना ही नहीं। ऐसे राइटर की लेखनी का इम्पैक्ट मिडिल क्लास के लोगों पर बहुत इम्पोर्टेंटली वर्क कर रहा था। रूसो ने भी कहा कि रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड के ही प्रपोज्ड ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट विच शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय द वे पीपल आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जिसके रिप्रेजेंटेटिव पीपल थे, इनकी वजह से रूसो की लेखनी का भी बहुत गहरा प्रभाव मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ा। फाइनली ये आउटब्रेक होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और इस आउटब्रेक में क्या क्या होता है इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल। यह एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें कि थर्ड स्टेट और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स प्रपोजल पास किया करते थे न्यू टैक्सेस को लेकर के। सेकेंडली, द फर्स्ट 2 स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, while third one has 600 members who were more prosperous and educated also. हालांकि इसमें आर्टिजन्स, पेजेंट्स और विमेन को डिनाई कर दिया गया इस असेंबली में एंट्री के लिए, लेकिन फिर भी 600 सदस्यों की जो थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने एक बड़ा सहयोग किया इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सूत्रपात में। थर्ड, हम देखना चाहेंगे कि वोटिंग इज स्टेट जनरल which was conducted as according to past principle of each state, one vote, but members of third state demanded for each member one vote philosophy. तो उन्होंने कहा नहीं, अब रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, हम जितने मेंबर्स हमारे आए हैं वो सभी को एक वोट को देने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार ड्यू टू रिजेक्शन दे वॉकड आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट आफ्टर दिस। क्या हुआ, ये जो 600 मेंबर्स जिन्होंने थर्ड स्टेट की रिप्रेजेंटेशंस की थी उन्हें जब डिनाई कर दिया गया तो असेंबली से वो उन्होंने वॉकआउट कर दिया और फाइनली दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली, और उन्होंने खुद से अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया फ्रांस के लिए जिसमें बहुत ही मोनार्क के पावर्स को लिमिट कर दिया गया था। और इसका नेतृत्व मिराबियू जो एक नोबल थे उस समय के और एबे सिएज जो एक प्रीस्ट थे उस समय के उन्होंने किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आउटब्रेक हो गई, लेकिन कुछ और भी रीजंस रहे हैं जिसे हमें समझने की इस चैप्टर में आवश्यकता है। जो पावर का रिवोल्ट जब हुआ तो लॉ 16 फाइनली
recognized the National Assembly and accepted the Constitution. और इसके साथ साथ इस असेंबली ने एक पास किया एक लॉ को जो फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर देने वाली थी, और साथ साथ यह भी रिजोल्यूशन लिया गया कि ये जो ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस हैं और जो मेंबर्स ऑफ क्लर्जी जो प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये गिव अप कर देना पड़ेगा। तो अब ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस को हटा दिए गए और क्लर्जी के जो प्रिविलेजेस थे उसे भी सीज कर दिया गया थ्रू दिस एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से फ्रांस एक सोशल मोनार्की में चला आया। अब जब सोशल मोनार्की में फ्रांस आता है तो हम अब समझने की यह कोशिश करें कि हम क्यों फ्रांस को एक सोशल मोनार्की के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीट किया ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, और इस नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वह यह था that it wanted to limit the powers of monarch. So the powers were separated and assigned to different institutions like legislature बन गई, executive बन गया, judiciary बन गया, और इस करके इस पावर को डेलीगेट कर दिया गया डिफरेंट फंक्शनल लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी में। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 also gave the power to make laws in the National Assembly, और it was indirectly elected. जब ये पावर हो गया कि आप लॉ बना सकते हैं तो नेचुरली एक सोशल पार्टिसिपेशन ग्रो कर गया। थर्ड रीज़न, एक्टिव सिटीजन्स वेर ओनली मेन अबव 25 years of age, जो टैक्सेस पे किया करते थे एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज के बराबर। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट। चौथा, इस सोशल मोनार्की में जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर सामने उभर कर आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट बिगैन विथ राइट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स मैन एंड सिटीजन सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्सेट्रा। और पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल रीज़न फॉर conferring France as a social monarchy was there that various political symbols used by illiterate people in 18th century वो जो थे वो सामने उभर कर आए। उनमें कुछ सिंबल्स को आप इसे समझने की कोशिश करें। वो पहला था सिंबल द ब्रोकन चेन, जिसका अर्थ था स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। दूसरा, द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फैसेस, ये दिखाता था स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एक तीसरा सिंबल था द आई विद इन ए ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका अर्थ यह था कि द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। स्केप्टर, दैट वाज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इट वाज अ सिंबल ऑफ इटर्निटी। एक रेड फिरजियान कैप था, कैप वोन बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, जब स्लेव फ्री हो जाया करते तो ये इस कैप को पहना करते थे। ब्लू, वाइट, रेड, these 3 colors were the national colors of France. The winged woman, ये personification of law थी, और the law tablet, the law is same for all and all are equal before it, उसके लिए एक law tablet जैसे सिंबल का प्रयोग किया जाता था। इस तरह से फ्रांस ने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और एब्सोल्यूट रिपब्लिक बनकर उभर कर एक देश की तरह सामने आया। Louis XVI had signed the constitution, but also he entered into secret negotiation with the king of Prussia. अब देखिए इसे रिपब्लिक होने के बाद क्या क्या होता है। रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज वेर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रांस, एंड देन उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया कि वो इनके ग्रोथ को रोक सके। इसलिए द नेशनल असेंबली जो थे उन्होंने वोट कर दिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वॉर डिक्लेयर कर दिया। सो द पैट्रियोटिक सॉन्ग जो थी मार्सले की, वो कंपोज किया गया था एक पोएट रॉजेट दे लाइजल के द्वारा। उसको फर्स्ट टाइम गाया गया, जो हमारी नेशनल असेंबली के वॉलंटियर्स थे, एंड दे मार्च इनटू द पेरिस विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। आज भी वो नेशनल एंथम के नाम से जाना जाता है। तो रिवॉल्यूशन वॉर्स जो थे वो दैट ब्रॉट लॉसेस एंड डिफिकल्टीज टू द पीपल। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने एक पॉलिटिकल राइट को पैदा किया
जिससे कि जो अमीर लोग थे सोसाइटी के या जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो अब मतलब इम्पॉर्टेंट बन गए फ्रॉम रैलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और उनमें से जो सक्सेसफुल क्लब थे, जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड थे, वो जैकोबियंस के क्लब थे। उनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो मेंबर्स ऑफ जैकोबियन क्लब दे वर फ्रॉम द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब इसमें एक स्मॉल शॉपकीपर्स आते थे, आर्टिजन्स आते थे, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स एक्सेट्राज। इन लोगों ने मिलकर के एक रिवोल्ट प्लान किया पेरिस के उन अमीर लोगों के विरुद्ध। बाद में असेंबली में फिर से वोटिंग हुई कि ये जो रॉयल फैमिली थे और जो इलेक्शंस जो हुए थे उसके लिए उन रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाए। तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। तो इन 1792 it abolished the monarchy completely and declared France a republic। अब हम समझेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा टर्म इस्तेमाल होता है, द रेन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 94, ये जो एक साल का काल था, इट इज़ रेफर्ड टू एज द रेजिम ऑफ टेरर। भय का ये काल था। रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी को फॉलो किया, बहुत ही खतरनाक सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी थी। उनके अनुसार ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज, जो भी दुश्मन के तौर पर उन्हें नज़र आते थे, जो रिपब्लिक एक्स नोबल या क्लर्जी हुआ करते थे या मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करते थे, इवन मेंबर्स ऑफ देयर ओन पार्टी हुआ करते थे, जो उनसे अग्री नहीं करते थे, उनके मेथोडोलॉजी से अग्री नहीं करते थे, उन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया और इम्प्रिजनमेंट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर basically guillotined। Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices also। It became a reign of terror for 1 year। मीट और ब्रेड उसकी राशनिंग कर दी गई। पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि भाई अपने ग्रेन को शहर तक लाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट करें, और जो बेचने की भी प्रक्रिया थी उस पर भी गवर्नमेंट ने अपना प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार एक डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में इस्टेब्लिश हो गई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसने नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को वोट करने से इनकार कर दिया। इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो बाद में पॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ 5। ये जो डायरेक्टर्स थे इनका हमेशा क्लैश हो जाया करता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ। इसलिए बाद में इन्होंने यह निर्णय लिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसमिस कर दिया जाए। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी इट हैज़ पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। और इस तरह से फ्रांस में एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम सबों ने पढ़ा है प्यारे बच्चों, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की जो डेपोटिज्म थी, डिक्टेटरशिप थी, यह फ्रांस के लिए एक अच्छा काल नहीं लेकर आता है। हम देखते हैं तो रिवॉल्यूशन ऑफ वुमेन भी फ्रांस में हुआ है। वुमेन वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। ज़्यादातर वुमेन जो थर्ड स्टेट के थे उनको अपने काम के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती थी। उन्हें काम करना पसंद था, लेकिन अपनी लाइवलीहुड के लिए उन्हें वो काम नहीं मिलता था। तो वो कई बार उन्होंने सीमस्ट्रेसेस और लाउंड्रेसेस या फिर फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में जाकर अपने चीज़ों को बेचने का काम शुरू किया। तो वर्किंग वुमेन थे, उनको अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता था, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता था। सो दे वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन्स। इस करके द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज टू इम्प्रूव देयर लाइव्स बाय मेकिंग स्कूलिंग कंपल्सरी फॉर गर्ल्स, नॉट मैरिंग अगेंस्ट देयर विल एंड मेकिंग डिवोर्स लीगल एक्सेट्रा। जरा इसे आप जोड़कर समझने की कोशिश करें कि जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थे उस वक्त भी फ्रांस में लड़कियों के एजुकेशन पर और उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के ऊपर या डिवोर्स को लीगल किया, ये तमाम चीज़ों का विरोध विमेन के द्वारा फ्रांस में देखा गया।
During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning political activities. इस काल में नए गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कानून निकाले जिससे कि औरतों के क्लब को बैन कर दिया गया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से उन्हें सीज कर दिया गया। और 1946 में हालांकि विमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट, बाद में उन्हें वोट करने का अधिकार मिला गया। एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी उस दरमियान हुई। स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी की शुरुआत से ही हुई थी, जिसमें कि द कॉलोनीज इन द कैरेबियन या मार्टिनिक या ग्वाडालूप एंड सैन डोमिंगो, दे वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज लाइक इंडिगो, शुगर, टोबैको एंड कॉफ़ी। ये जो स्लेव्स थे वो वहाँ से लोकल चीफ्टेंस के द्वारा लेकर आते थे। दिस वॉज मेट बाई ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब इन स्लेव्स को उनको बहुत खतरनाक तरीके से शिप में पैक करके 3 महीने के लंबे समुद्री यात्रा को तय करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। द नेशनल असेंबली लॉन्ग डिबेट पर आए इस पे कि भाई जो लोग फ्रेंच सब्जेक्ट्स हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, उनके राइट्स का इस्तेमाल उन्हें करने दिया जाए। बट इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी लॉ आप वहाँ से निकाल दें। तो क्या हुआ इसके बाद कि बिजनेसमैन जिनका इनकम डिपेंड करता था स्लेव ट्रेड पर, वो उन्होंने इनका अपोज करना शुरू किया। तो फाइनली स्लेवरी तो अबॉलिश हो गई फ्रेंच कॉलोनीज़ में 1848 तक आते आते। और इस कदर जो हम देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद उनकी डिक्टेटरशिप के अंदर भी फ्रांस की प्रगति हमेशा से देखी गई। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें हम तो 1804 ईस्वी में 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस एंड ही कॉन्क्वर्ड नेबरिंग कंट्रीज, dispossessing dynasties and created kingdoms by placing his family members there. तो उन्होंने क्या देखा कि he saw his role as modernizer of Europe, और he introduced many laws such as protection of private property, an uniform system of weight and a measure provided by decimal system. कई लोग उसे एक लिबरेटर के तौर पर देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, जो लोगों के लिए स्वतंत्रता लेकर आए थे। लेकिन बहुत कम समय के बाद ही उनकी जो आर्मी थी वो उनके और इन्वेडिंग फोर्स के तौर पर उनको देखा जाने लगा। तो फाइनली नेपोलियन वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 एंड जो लेगेसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वह कंटिन्यूड रही। उस लेगेसी में जो आइडियाज़ क्रॉप अप होकर आए, हम उनके बारे में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये आइडियाज़ स्प्रेड क्या है फ्रांस से लेकर यूरोप के कई अन्य हिस्सों में पहुंचा 19th सेंचुरी तक, जहाँ पर कि फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो चुका था। जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे वो रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड फ्रॉम द बैंडेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। इसी तरह से हम देखते हैं हमारे रिवॉल्यूशनरी इंडिया में जो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय हुए, ये बड़े ही 2 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस आइडियाज़ को जो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से निकल कर उन तक आया था। और भारतवर्ष में फ्रांस के रिवॉल्यूशन का ऐसा इम्पैक्ट अंततः देखा गया। तो बच्चों, हम लोगों ने आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक सुनने की और समझने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप इसे ध्यान से सुनकर अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू शैल बी मेंटली प्रिपेयर्ड इन मेकिंग थिंग्स।